वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, साथ ही साथ यूपीएससी की टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है। दोनों का लाभ उठाते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। टेस्ट नंबर 423 इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विशेष तरलता योजना से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, इसमें गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को शामिल किया गया है। योजना में केवल वही कंपनियां शामिल हैं जो पिछले 2 वित्तीय वर्षों यानी 2017-18 और 18-19 में किसी एक वर्ष में मुनाफे में रही हैं। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए भारतीय स्टेट बैंक कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड द्वारा SLS ट्रस्ट नाम से स्पेशल पर्पज व्हीकल को स्थापित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से करेक्ट हैं, इन तीनों में बताइए। विशेष तरलता योजना पहला करेक्ट है, इसमें गैर बैंकिंग वित्त कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को शामिल किया गया। दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, तो सारे के सारे करेक्ट हैं। इसका आंसर क्या हो गया फिर? ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो देखिए, उपरोक्त सारे के सारे सत्य हैं। सरकार द्वारा स्पेशल पर्पज व्हीकल के माध्यम से वित्त क्षेत्र में तरलता की स्थिति में सुधार लाने और किसी भी संभावित प्रणालीगत जोखिम से बचने के लिए गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए विशेष तरलता योजना स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। इसकी नियुक्ति भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद के तहत की जाती है। इस पद पर नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यताएं होना आवश्यक है। यह भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में काम करता है। इसे संसद की किसी भी समिति का सदस्य होने का अधिकार है। उपरोक्त विवरण निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में है, बताइए। सॉलिसिटर जनरल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता या फिर एडवोकेट जनरल। देखिए, महाधिवक्ता जो होता है ना और एडवोकेट जनरल, ये एक ही बात है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं। तो अगर इसमें से एक भी गलत मतलब इसका आंसर इनमें से नहीं हुआ तो इसमें सी भी कटेगा, डी भी कटेगा। चलिए काट दीजिए, ये नहीं है इसका आंसर। सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल जिसको बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं महान्यायवादी। तो महान्यायवादी है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। इसके अतिरिक्त भारत का अटॉर्नी जनरल सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है। महान्यायवादी के रूप में नियुक्त होने के लिए उन योग्यताओं का होना अनिवार्य है जो सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होना आवश्यक है। इम्पोर्टेंट है AG अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है इसका पद। और क्यों पूछा जा रहा है प्रश्न आजकल? क्योंकि अभी हाल ही में के वेणुगोपाल का कार्यकाल बढ़ाया है 1 साल का। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कोआला के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोआला, यह है कोआला, एक जीव है। ये देखा होगा इसको आपने इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, और अगर ऑस्ट्रेलिया गए होंगे तो रियल में। तो पहला स्टेटमेंट है इसके संदर्भ में, यह एक प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियाई जीव है, तो है करेक्ट है। यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में वृक्षों पर निवास करता है। ये शाकाहारी होते हैं और IUCN की रेड लिस्ट में वुल्नरेबल है, सुभेद श्रेणी में है। कोआला, देखिए, यह एक प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियाई जीव है, करेक्ट है। और बिल्कुल यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में वृक्षों पर निवास करते हैं। ये शाकाहारी होते हैं, बिल्कुल शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोरस है ये। और IUCN की लाल सूची में ये वुल्नरेबल ही है, इंडेंजर्ड नहीं है, वुल्नरेबल ही है ये। तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं। बड़े ही क्यूट होते हैं और बहुत फ्रेंडली भी। यूट्यूब पर अगर आपने इसकी वीडियो देखी होगी हाल ही में, ऑस्ट्रेलिया में जो एक आग लगी थी वन में, उसमें बहुत सारे कोआला जल गए और साथ ही साथ बहुत सारे ऑस्ट्रेलियाई जीव भी जल गए, पारिस्थितिकी को बहुत क्षति पहुंची। तो एक साइकिल सवार जो हैं, इसको पानी पिलाता नज़र आ रहा है वीडियो में और ये आराम से पी रहा है। तो बड़े ही फ्रेंडली होते हैं कोआला और बड़े क्यूट भी। इसको छोटा भालू कहा जाता है।
तो सारे के सारे करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 या उपरोक्त सभी। तो देखिए कोआला एक प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियाई जीव है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जिसका वैज्ञानिक नाम है फास्कोलैक्टोस। फास्कोलैक्टोस सिनेरोस। क्या नाम है इसका? वैज्ञानिक नाम है फास्कोलैक्टोस सिनेरोस। आमतौर पर इसको जो है छोटा भालू कहा जाता है और यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में वृक्षों पर निवास करता है। ये शाकाहारी होते हैं और इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में वुल्नरेबल श्रेणी में इनको रखा गया है और निवास स्थान की क्षति और आहार की कमी के कारण इनकी जनसंख्या में तेज़ी से कमी आई है। इनका मुख्य आहार है यूकेलिप्टस की पत्तियाँ। क्यों पूछा गया है प्रश्न? देखिए हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में 1 वर्ष तक चली एक संसदीय जांच प्रक्रिया में यह बताया गया है कि यदि ऑस्ट्रेलियाई सरकार कोआला के निवास स्थान की रक्षा के लिए तुरंत हस्तक्षेप नहीं करती है तो यहाँ के न्यू साउथ वेल्स राज्य से जो है वर्ष 2050 तक कोआला की प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। ऑपरेशन समुद्र सेतु के संदर्भ में विचार करना है। देखिए ऑपरेशन समुद्र सेतु को भारतीय नौसेना द्वारा कोविड-19 यानी कोरोना महामारी के दौरान विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु लॉन्च किया गया था इसको। और इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना अब तक महामारी के दौरान मालदीव, श्रीलंका और ईरान से कुल 3,992 भारतीय नागरिकों को वापस लेकर आई है। एग्जैक्ट अमाउंट है बिल्कुल और करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो देखिए भारतीय नौसेना इंडियन नेवी द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु के लिए तैनात किए गए INS जलाश्व ने अभी हाल ही में 1 जुलाई 2020 को लगभग 687 भारतीय नागरिकों के साथ तूतीकोरिन तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह में जो है प्रवेश किया है। यानी 687 लोगों को लेकर आया है INS जलाश्व लेकर आया। किस मिशन के तहत? ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत, जिसके साथ ही भारतीय नौसेना के जहाज़ों के माध्यम से ईरान से वापस लाए गए भारतीय नागरिकों की कुल संख्या 920 तक पहुंच गई है। और नौसेना के अनुसार ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत भारतीय नागरिकों को वापस लाने की प्रक्रिया में कोविड-19 से संबंधित समस्त सुरक्षा संबंधी उपायों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। और इस सफल निकासी के साथ ही भारतीय नौसेना अब तक महामारी के दौरान मालदीव, श्रीलंका और ईरान से कुल 3,992 भारतीय नागरिकों को वापस लेकर आई है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संदर्भ में विचार करना है। देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना जो है वो 1987 में की गई थी और यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन है या किसी और मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन ही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1987 में संस्कृति मंत्रालय के अधीन कला के क्षेत्र में अनुसंधान, शैक्षिक उद्यम तथा प्रचार प्रसार करने वाली एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कला विशेष रूप से लिखित, मौखिक और दृश्यात्मक स्रोत सामग्री के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यह कला, मानविकी और संस्कृति से संबंधित अनुसंधान संचालित करने का भी कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सेंट्रल जू अथॉरिटी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। देखिए सेंट्रल जू अथॉरिटी एक सांविधिक निकाय है, मतलब स्टैच्यूरी बॉडी है। दूसरा स्टेटमेंट है इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में जानवरों के रखरखाव और स्वास्थ्य देखभाल के लिए न्यूनतम मानकों तथा मानदंडों को लागू करना। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। कौन सा करेक्ट है? सेंट्रल जू अथॉरिटी के संदर्भ में स्टैच्यूरी बॉडी है क्या? ये करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सेंट्रल जू अथॉरिटी का पुनर्गठन करते हुए इसमें स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली के एक विशेषज्ञ और एक आणविक जीव विज्ञानी, मतलब मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट को शामिल किया है, इसलिए न्यूज़ में है ये। इस प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य देश की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयास को और मजबूत करना और विशेष रूप से पशुओं के संबंध में।
इस प्रश्न का उत्तर दीजिए तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, भारत में चिड़ियाघरों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित तथा राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति 1992 द्वारा निर्देशित किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, भारतीय और विदेशी चिड़ियाघरों के बीच जानवरों के आदान प्रदान के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी के अनुमोदन की आवश्यकता होती है क्या? बिल्कुल होती है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पढ़ लीजिएगा इसको एक बार और। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। नैनो पार्टिकल वे पदार्थ होते हैं जो 10 नैनोमीटर से कम आकार के होते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है, नैनो पार्टिकल में एक कण से दूसरे कण की सतह के वॉल्यूम में उच्च अनुपात पाया जाता है। नैनो पार्टिकल में एक कण से दूसरे कण के सतह के वॉल्यूम में जो है उच्च अनुपात पाया जाता है। बिल्कुल पाया जाता है, दूसरा वाला करेक्ट है, पहला वाला गलत है। क्योंकि नैनो पार्टिकल वे पदार्थ हैं जो 100 नैनोमीटर से कम आकार के होते हैं, 10 नहीं होगा, 100 नैनोमीटर से कम आकार के होते हैं। तो केवल दूसरा वाला करेक्ट है, पहला वाला इनकरेक्ट है। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। कथन एक सही नहीं है, क्योंकि नैनो पार्टिकल वो पदार्थ होते हैं जो 100 नैनोमीटर से कम आकार के होते हैं, ना कि 10। नैनो पार्टिकल में एक कण से दूसरे कण की सतह के वॉल्यूम में जो है उच्च अनुपात पाया जाता है तथा ये कण मुख्य रूप से ऊंचे तापमानों पर डिफ्यूज़न अर्थात फैलाव के लिए तीव्र चालन बल प्रदान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की सीमाएं हैं? देखिए, अटॉर्नी जनरल न्यूज़ में है, प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है परीक्षा में, आप तैयार रहिएगा। यह भारत सरकार के विरुद्ध कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता, ये इसकी सीमा है, बाध्य है, नहीं कर सकता भाई। करेक्ट है। जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। भारत सरकार की अनुमति के बिना वह किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति विशेष का बचाव भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ये कुछ नहीं कर सकता, सारे के सारे करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा और क्या नहीं कर सकता है? भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण भी नहीं कर सकता। उपरोक्त सभी विशेषताएं भारत के महान्यायवादी की सीमाएं हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अटॉर्नी जनरल। इस प्रश्न का भी उत्तर दीजिए तो निम्नलिखित में से कौन सी अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी के कार्य और शक्तियां हैं? वो सीमाएं हो गई, ये इसके कार्य और शक्तियां हैं। कौन कौन सी शक्तियां इसके पास? पहला है, भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों, ये इसका कार्य हो गया। किसने सौंपा कार्य? राष्ट्रपति ने। केवल उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार से संबंधित मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व करना, केवल उच्च न्यायालय। देखिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, इसके लिए तो कोई बाध्य है ही नहीं, ये तो कहीं पर भी जा सकता है, किसी भी न्यायालय में जाकर लड़ सकता है भारत सरकार की ओर से, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, या फिर जिला सत्र न्यायालय, कहीं पर भी। तीसरा स्टेटमेंट है, संविधान अथवा किसी विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करता है। बिल्कुल करता है भाई, ये कार्य हो गया इसका। तो तीनों तो करेक्ट होंगे नहीं, दूसरा वाला इनकरेक्ट है तो ये भी नहीं होगा, 1 और 3 हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, महान्यायवादी के यह हैं कार्य और शक्तियाँ। भारत सरकार को कानून संबंधी, विधि संबंधी यानी कानून संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों, और विधिक स्वरूप वाले ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करता है, पालन करता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार से संबंधित मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ये, और भारत सरकार से संबंधित किसी मामले में हाई कोर्ट में भी सुनवाई कर सकता है, और संविधान अथवा किसी विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके कार्य आपको टिप ऑफ द टंग होने चाहिए, लिखने भी आने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ये। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड NVE, नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के संदर्भ में कौन सा सही है? देखिए, इसकी स्थापना किसकी स्थापना? राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की स्थापना 1975 में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी के एक विंग के रूप में हुई थी, और इसका कार्य है राष्ट्रीय स्तर पर स्नातकोत्तर चिकित्सा परीक्षाओं को आयोजित कराना। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड NBE की स्थापना 1975 में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी के एक विंग के रूप में हुई थी। इसका कार्य है राष्ट्रीय स्तर पर स्नातकोत्तर चिकित्सा परीक्षाओं को आयोजित कराना,
और वर्ष 1982 में इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया था। स्वायत्त संस्था। तो 11 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना कम से कम 2 बार तो। बाकी एक लाइक किया कीजिए अगर कोई टेस्ट पसंद आता है तो। आपको टेस्ट ना भी पसंद आए तो डेली से डेली पढ़ लिया कीजिए ताकि फ्लो बना रहेगा। विद्यार्थी जीवन में रिवीजन बहुत ही आवश्यक है। मोटी मोटी किताबें, बड़ी मोटी मोटी किताबें, लेकिन मुद्दा यह है कि उनमें से क्या पढ़ना है क्या छोड़ना। मेन है कि हमको कितना छोड़ना है। तो हर दिन जुड़े रहिएगा। धन्यवाद और प्रैक्टिस करते रहिए।